कर दी। हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कवर की थी, जैसे कि W/W, W/V एंड मोलरिटी। W/W कवर किया था, W/V% कवर किया था और V/V% कवर किया था और एंड मोलरिटी। आज हम करने जा रहे हैं कुछ अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो टॉपिक डालो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड अनदर वन इज सॉल्यूशन बी। हम मान के चल रहे हैं इस सॉल्यूशन की मोलरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी m2 है और उसका वॉल्यूम v2 है। हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी हम मान के चल रहे हैं mr है, रिजल्टेंट मोलरिटी, एंड वॉल्यूम इज v1 प्लस v2। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी ना तो m1 होगी और ना ही m2 होगी। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कुछ और होगी जिसका नाम हम दे रहे हैं mr, रिजल्टेंट मोलरिटी। लेकिन जो मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम और इस वाले वॉल्यूम के सम के बराबर हो। यहाँ से एक चीज जो है, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन फर्स्ट है और सॉल्यूशन सेकंड है, कुछ बाहर से तो हम ऐड कर नहीं रहे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो सेम ही रहेंगे बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग and the number of moles of solute after mixing. Number of moles of solute after mixing. लास्ट क्लास में हमने मोलरिटी टर्म पढ़ी थी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बिफोर मिक्सिंग जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे? m1 इंटू v1। इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m2 इंटू v2। और अगर हम फाइनल मिक्सर जो बना है उसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो कितना आएगा? mr इंटू v1 प्लस v2। बस जितनी भी ये टर्म्स हैं इन सबको आप इसमें रखो तो ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू mr इंटू v1 प्लस v2। ठीक है, ये रिजल्टेंट मोलरिटी mr एंड फाइनल जो सॉल्यूशन का मिक्सचर होगा, वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू mr इंटू v1 प्लस v2। यहाँ पर तो आपने दो ही सॉल्यूशन मिक्स किए हैं। अगर आप सॉल्यूशन तीन लेते हैं ना, अगर तीन सॉल्यूशन होते तो उस केस में क्या होता? उस केस में अगर सॉल्यूशन ए आपने लिया है, सॉल्यूशन बी आपने लिया है एंड सॉल्यूशन सी आपने लिया है, इसकी मोलरिटी m1 एंड वॉल्यूम इज v1, इसकी मोलरिटी m2 एंड वॉल्यूम इज v2 और इसकी मोलरिटी m3 एंड वॉल्यूम इज m3। आप इन तीनों को मिक्स करो और मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, मैं उसकी जो मोलरिटी उसको mr मान रहा हूँ, उसको जो वॉल्यूम है v1 प्लस v2 प्लस v3। सिमिलरली
यहाँ पर भी 3 सॉल्यूशंस आपने मिक्स करे हैं, बाहर से तो कुछ ऐड किया नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके सेम ही रहेंगे बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। इट मींस M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल्स टू MR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो आप याद रखोगे। ये 3 सॉल्यूशन के लिए है और ये 2 सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है यस सर। एक बार नोट करो। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू MR इंटू V1 प्लस V2। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी केस में अप्लाई करोगे अगर 2 सॉल्यूशंस जो आपने ऐड किए हैं अगर वे नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं। नॉन रिएक्टिंग मतलब एसिड में आप एसिड मिला सकते हो तो वहां पर एप्लीकेबल है, बेस में आप बेस मिलाओगे तो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप एसिड और बेस मिलाओगे तो वहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दिस is the case when non reacting chemical substances are mixed। ठीक है, यानी कि जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट आप उसी केस में अप्लाई करोगे अगर जितने सॉल्यूशंस आप मिक्स कर रहे हो अगर वह नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपके पास एक्वस HCl का एक सॉल्यूशन है। एक्वस HCl इसकी 1 मोलर सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम है 50 ml and another one is aqueous H2SO4 sulfuric acid, M2 is 2.5 molar and V2 is 100 ml। Then we have mixed both of them and a final solution is obtained whose molarity is MR, which we have to calculate, and volume is 50 plus 100। ठीक है, then M1V1 plus M2V2 is equals to MR into V1 plus V2। तो इस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये भी एक एसिड है और ये भी एक एसिड है। एसिड हमेशा एसिड के साथ कभी रिएक्शन नहीं करती है, ना ही बेस किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। सिर्फ एसिड और बेस अगर है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं करोगे, फिर एक दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि लिमिटिंग रीजेंट के नाम से जाना जाता है, उसे 11th क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखो M1 की वैल्यू कितना 1, V1 50 प्लस 2.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू MR 150। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करो, जितना MR यहाँ से आएगा वही आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी होगी फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अब हम कवर करने जा रहे हैं अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जिसमें से पहली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, या फिर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद हम आगे टर्म करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन
में कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसी चीज को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखना, यहाँ पर हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, सॉल्वेंट एक अलग चीज है और सॉल्यूशन एक अलग चीज है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर। तो याद रखोगे, अगर आपने स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो आप कहीं से भी मेजर करो, मोलरिटी से कैलकुलेट करो, नॉर्मेलिटी से कैलकुलेट करो, लेकिन आपका फाइनल आंसर ग्राम पर लीटर में बनना चाहिए, ठीक है, ग्राम पर लीटर। या फिर अगर ml है तो आप उसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ग्राम पर ml में भी हो सकता है, ग्राम पर लीटर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा हम कभी ग्राम पर ml कर लो, ठीक है, ऐसा है ग्राम पर ml। ग्राम पर अब एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन। हमें इसकी कैलकुलेट करनी स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ की बजाय आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी मिल सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ है तो ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करोगे आप, लेकिन अगर दूसरी टर्म्स भी हैं ऑप्शन में, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे बताओ, गिवन मास कितना 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 ml। अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना था 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप कैंसिल करो, 2 टाइम्स पर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर लीटर, ठीक है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे कि नाम से क्लियर है, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, मोल्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन को हम सिर्फ उसी केस में यूज करेंगे व्हेन ए सॉल्यूशन consists of mixture of 2 or more components। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में मोल फ्रैक्शन हम यूज करते हैं। जैसे कि नेम से क्लियर है, मोल फ्रैक्शन इट इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of one component, number of moles of, ये भाई बड़े तेज हुए पड़े हैं, number of moles of one component, बच्चे से ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the mixture या फिर solution, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास
दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो दो कंपोनेंट्स ही होंगे सॉल्यूशन के अंदर, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो मैं सॉल्यूट को सिंप्लीफिकेशन के मारे इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से, सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बी का, देखो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे बी का कैलकुलेट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसके नंबर ऑफ मोल्स में रखूंगा ऊपर। ठीक है, बाकी जितने भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल जो मोल्स है उनका सम मैं नीचे लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, अगर तीन होते तो Na प्लस Nb प्लस Nc कर देता। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमने पहले सीख लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉलिड, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसके नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखोगे और उसे डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन, एक चीज आप और याद रखोगे मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, देखो मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग जो चीज आपने याद रखनी है, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर, ठीक है चलो कोई ना, एक बार हम पहले सम देख लेते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दोनों को मैं सम करता हूँ। ठीक है, और देखता हूँ इनका सम आता क्या है, तो करो। एक्स ए की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक्स बी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली ऐड अप करके लिख सकता हूँ ना, तो Na प्लस Nb, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ये आपस में कैंसिल आउट करेगा, आपका आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन, sum of mole fractions of all the components which are present in the solution is always unit, is always unit। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। अगर चार कंपोनेंट्स होते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, sum of mole fractions of all components is always unity। ठीक है, लिख सकते हैं, ये आप याद रखो। इसको हम लिख क्यों रहे हैं, sum of mole fractions of all components is always unity। ठीक है, यहां से आप एक चीज और याद रखोगे, देखो भाई यहां से आप एक चीज और याद रखोगे, अगर आपके लिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि हम एक बार डिवाइड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखो क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू रखो, कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक्स बी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये जो है ना ये एक दूसरे कैंसिल आउट करेगी, कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यानी कि
अगर आप मोल फ्रैक्शंस का रेशियो लेते हो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। पता है कि नहीं? देखो XA प्लस XB इज इक्वल्स टू NA प्लस NB। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम मोलैलिटी और मोलैलिटी में इन मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखोगे मोल फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, क्यों आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं इसका मतलब सिंपली आप उसके मोल्स का रेशियो ले लो। ठीक है, अगर आप सिंपल आप मोल्स का रेशियो लेगे तो आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही मिल जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। आप फिलहाल इसे कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अब एक क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ और याद रखोगे, मोल फ्रैक्शन की जो हमने फॉर्मूलाज अभी ड्राइव करे हैं उनके अंदर वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। देखो इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी। मोल फ्रैक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बहुत बार पूछ लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो आप याद रखोगे मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके लिए गिवन है 63% W/W aqueous HNO3 solution। 63% W/W aqueous HNO3 का मतलब बताओ क्या होगा। इसका मतलब होगा 63 ग्राम HNO3 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से आपके लिए दो चीजें मिल चुकी हैं। एक तो मास ऑफ सॉल्यूट मिलेगा ना भाई, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 63 ग्राम। दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, कितना है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है H2O। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ क्या होगा, कितना होगा 37 आएगा। 37 कैसा आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 63। अब कैलकुलेट करो, हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 यहाँ से निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या होगा 63 और इसका मोलर मास क्या होगा 63। कैलकुलेट करो, देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, HNO3 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का बताओ 40 कितना होगा, ऑक्सीजन कितने, कैलकुलेट करने के बाद 63 आ जाएगा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिमिलरली 63 डिवाइडेड बाय 63 प्लस H2O का गिवन मास क्या 37 और H2O का मोलर मास क्या 18। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.6 के करीब। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 कितना आया 0.6। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या होगा 1 के बराबर होगा। अगर 1 के बराबर होगा तो आप इसको 1 में से माइनस कर सकते हो, क्या आएगा
क्या आएगा ये 0.6 आएगा, 0.6 ना सर, 0.3 आएगा, 0.3 के करीब आएगा, 0.3। ठीक है, तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर एक क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मोलेलिटी। ठीक है, तो टॉपिक डालो मोलेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलेलिटी। नेक्स्ट इज मोलेलिटी। मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलेलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ solute present in 1 kg solvent, 1 kg solvent। तो मोलिनिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज याद रखोगे यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से इसकी यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, अगर आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में, तो पहले आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो मोलिनिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो वेट ऑफ ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सही, याद रखोगे? यस। ठीक है, तो ये है मोलेलिटी। मोलेलिटी के फॉर्मूला में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर वॉल्यूम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब मोलेलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, याद रखोगे आप, मोलेलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, फिर इसका रिलेशन देखते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 4 gram sodium hydroxide in 5000 gram of water। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन इज दिस, इसको हमने सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद हमें कैलकुलेट करनी है मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालने पड़ेंगे पहले, इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने की। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास कितना? 4, मोलर मास क्या होगा? 4, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.1। ठीक, इसको यहाँ रखो, मोलेलिटी इज इक्वल टू 0.1 इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, ग्राम किलोग्राम में करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2। यहाँ से मोलेलिटी कितनी आएगी? 0. ठीक है, 2। ये हुआ मोलेलिटी का कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक, दूसरी चीज ये है, आप जो याद रखोगे, मोलेलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मोलेलिटी जहां टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वहीं पर मोलेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मोलेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट
while molarity is temperature independent। ठीक है, आगे करें, फिर आप इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।